हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल डेयर टू फिट। आज का वीडियो हमारा टाइप ऑफ डायबिटीज के ऊपर कि डायबिटीज कितने तरीके की होती है, इसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। मैंने पार्ट वन ऑलरेडी बना दिया है, तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा ना तो पहले यार पार्ट वन देखो, क्योंकि बिना पार्ट वन देखे ना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट वन देखो, उसमें डायबिटीज के फंडामेंटल्स हैं कि कैसे इंसुलिन काम करती है, कैसे पैनक्रियाज होते क्या हैं, किस तरीके से ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। थोड़ा सा ये सब समझो, फंडामेंटल समझ में नहीं आएंगे तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बार बार मैं चीजें रिपीट करूंगा तो अननेसेसरली टाइम वेस्ट होगा सबका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब जब बात करते हैं डायबिटीज की, तो डायबिटीज जो मेनली है वो दो तरीके की है, टाइप वन और टाइप टू। ठीक है, जो गेस्टेशनल होती है ये प्रेगनेंसी के टाइम में होती है फीमेल में। अदर कॉजेज हैं, इसके बारे में बात करूंगा कि और किन वजह से डायबिटीज होती है। बट जो मोस्टली जिसके बारे में जब बात करते हैं तो ज्यादातर डायबिटीज के बारे में टाइप वन और टाइप टू के बारे में बात की जाती है, तो इसके बारे में हम ज्यादा फोकस करेंगे। गेस्टेशनल और अदर कॉजेज पे मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, सिर्फ एक आपको हल्का सा एक ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे टाइप टू, क्योंकि इन सब में जो सबसे कॉमन है वो टाइप टू है। ठीक है, तो अराउंड जितनी भी डायबिटीज होती है लोगों को, उसमें टाइप टू 90% ऑफ द केसेस में टाइप टू ही होती है। ठीक है, तो टाइप टू ही 90% ऑफ द केसेस में होती है। पहले टाइप टू को देखते हैं, टाइप टू होती क्या है, क्यों होती है, ठीक है, कैसे होती है, थोड़ा समझते हैं इसको। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इंसुलिन कैसे काम करती है। जैसे मान लो सेल है, तो सेल के ऊपर इंसुलिन का रिसेप्टर होता है। तो और वो जो रिसेप्टर होता है वो ताले की तरह होता है। तो इंसुलिन एक की तरह काम करती है, एक चाबी की तरह काम करती है। तो इंसुलिन जाके उस ताले को खोल देती है। जैसे ही इंसुलिन उस ताले को खोलती है, तो सेल के अंदर क्या चला जाता है, ग्लूकोज, ब्लड शुगर। ब्लड शुगर मतलब ग्लूकोज है। तो ये यहाँ तक मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था, तो फंडामेंटल्स नहीं देखा इसलिए कह रहा हूँ, पहले फंडामेंटल्स देख लेना। इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा इस कॉन्सेप्ट को। अब टाइप टू में क्या होता है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइप टू डायबिटीज की। टाइप टू में क्या होगा, जैसे ये आपका ब्लड वेसल है। ठीक है, अब इसमें ग्लूकोज है, तो पहले चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज है। ठीक है, और ये मान लो यार आपका कोई बॉडी का सेल है, ये आपका कोई बॉडी सेल है। अब इसके ऊपर लगे होते हैं इंसुलिन के रिसेप्टर। इसके ऊपर लगे होंगे इंसुलिन के रिसेप्टर, यहाँ पे रिसेप्टर लगे होंगे, ये ऐसे, ये इंसुलिन के रिसेप्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे होगी आपकी इंसुलिन, मान लो ये ले लेते हैं इसको येलो कलर से। अब ये जो इंसुलिन है, ठीक है, इसको आई से ले लेते हैं। ये जो इंसुलिन है, ये टाइप टू के केस में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, ये जो इंसुलिन है ये इसके ऊपर जाके लगेगी नहीं, इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर इंसुलिन लगती नहीं है। जब इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर पे जाके लगेगी नहीं, तो जो ग्लूकोज है वो इसके अंदर आएगा नहीं, बॉडी सेल के अंदर। ठीक है, तो ये होती है टाइप टू, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस ही बोलते हैं एक तरीके से। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, टाइप टू डायबिटीज कॉज हो रही है। समझ में आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इंसुलिन जो है वो रिसेप्टर के ऊपर लग नहीं रहा बॉडी सेल के, जिसकी वजह से ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा। अब होगा क्या, देखो, अब यहाँ पे पीछे होता है आपका मान लो पेनक्रियाज ने प्रोड्यूस करा, पेनक्रियाज जो प्रोड्यूस करते हैं, हम ले लेते हैं पेनक्रियाज, मान लेते हैं पेनक्रियाज है। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, तो नॉर्मल केस में तो क्या होता है कि इंसुलिन निकलेगी और ग्लूकोज अंदर चला जाएगा। अब लेकिन टाइप टू केस में क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ग्लूकोज अंदर नहीं जा रही। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ग्लूकोज अंदर नहीं जा रही है, ग्लूकोज अंदर जा रही है, लेकिन वो बड़ा धक्का मारना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा पुश करना पड़ रहा है। पुश कौन करेगा, इंसुलिन। तो टाइप टू के केस में क्या होता है, पेनक्रियाज धीमे धीमे इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल इंसुलिन है वो पुश नहीं कर पा रहा। तो जब नॉर्मल इंसुलिन पुश नहीं कर पा रहा, तो पेनक्रियाज ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल लेवल ऑफ इंसुलिन जो एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के होता है, तो नॉर्मल जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है उसके केस में तो नॉर्मल इंसुलिन पुश कर देता है सेल के अंदर ग्लूकोज, बट इसके अंदर नहीं कर पा रहा। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा ना, तो ज्यादा जोर से धक्का मारना पड़ेगा इसको,
ज्यादा जोर से धक्का मारना पड़ेगा इस गेट पे। तो ज्यादा जोर से धक्का कब मार पाएगा, जब ये अपने और साथी बुला लेगा, मतलब ज्यादा और इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, पैनक्रियास। तो जब ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाएगी तो फिर ये ब्लड ग्लूकोज अंदर चला जाएगा बॉडी सेल के, ठीक है। तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो केस होता है, इसमें आप देखोगे ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक तरीके से हाइपर इंसुलिन होता है, ठीक है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। लेकिन अब क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है, धीमे धीमे पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो शुरू में तो क्या होगा, अगर आप ब्लड चेक करोगे तो इंसुलिन लेवल्स हाई आएंगे, ठीक है। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन भी यहाँ काम नहीं कर पाता, इतना रेजिस्टेंस हो जाता है कि यहाँ पे काम ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो जब वो काम नहीं कर पाता, फिर वो टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। तो टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी तो क्या होगा, ज्यादा इंसुलिन भी प्रोड्यूस इसको पुश नहीं कर पा रहा अंदर ग्लूकोज को, तो यहाँ ब्लड में फिर ग्लूकोज ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती है, फिर बाद में पूरा टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में टाइप 2 डायबिटीज में क्या हो रहा है, इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस होती जा रही है, लेकिन क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो चुका है कि ज्यादा इंसुलिन भी अब ग्लूकोज को अंदर पुश नहीं कर पा रही, तो क्या होगा, जो ग्लूकोज है फिर वो कहाँ रहेगा, ब्लड में हाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ब्लड में ग्लूकोज हाई हो जाएगा तो बन जाएगा टाइप 2 डायबिटीज। समझ में आ गया। अब एक टाइम ऐसा भी आता है कि भाई अब पैनक्रियास की भी लिमिट है। पैनक्रियास में क्या होता है, इंसुलिन कौन बना रहा है, बीटा सेल बना रहे हैं, पैनक्रियास में होते हैं बीटा सेल, ठीक है। ये जो बीटा सेल होते हैं पैनक्रियास के अंदर, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। अब ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होती रहेगी, तो इसकी भी तो एक लिमिट है ना बीटा सेल की। तो लेटेस्ट स्टेजेस में क्या होता है टाइप 2 डायबिटीज में, जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू हो जाता है, धीमे धीमे जो बीटा सेल्स है ना, ये बर्न आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो धीमे धीमे इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे जब बहुत लेटर स्टेजेस में बहुत लंबे टाइम तक जिनको टाइप 2 डायबिटीज चलती रहती है, फिर उनको भी इंसुलिन चलाना पड़ता है, ठीक है। अब हर केस में ऐसा नहीं होता, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है विद टाइम कम नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में कम विद टाइम आने वाले, जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस करती है, कुछ टाइम बाद इंसुलिन का प्रोडक्शन धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाता है। अब इसी केस में कम हो रहा है कुछ टाइम बाद, किसी केस में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम नहीं हो रहा। अब ये जीन्स डिपेंडेंट है, ये जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज होती क्यों है, ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो क्यों हो रहा है, एग्जैक्टली क्यों हो रहा है। इसका एक तो रीजन है जीन्स, ठीक है, जीन्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, जीन्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो पहला रीजन तो जीन्स है, ठीक है। और बाकी जो रीजंस हैं वो है लाइफस्टाइल से लिंक्ड, बाकी जो रीजंस हैं वो लाइफस्टाइल से लिंक्ड है। लाइफस्टाइल से लिंक्ड रीजन मतलब सेडेंटरी होना, एक्सरसाइज ना करना, और अच्छा खाना ना खाना, ठीक है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना, एक्सेस में सैचुरेटेड फैट खाना, ठीक है, स्लीप अगर आपकी ठीक नहीं है, तो ये सब लाइफस्टाइल फैक्टर्स में आता है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा सब्सिक्वेंट, जहाँ पर मैं न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया, ठीक है। अब डायबिटीज के सिम्टम क्या होते हैं, अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स क्या है डायबिटीज के। तो जब बात करते हैं सिम्टम्स की, तो ये जो मैंने डेटा लिया है, ये मैंने लिया है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, ठीक है। आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। ये वर्ल्ड की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर आपको किसी को समझना है ना यार, किसी को डायबिटीज है या कुछ, कोई भी आप अगर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन चाहते हो, एविडेंस बेस्ड, साइंस बेस्ड, तो दिस इज द बेस्ट वेबसाइट, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। यहाँ पे आपको वर्ल्ड की सबसे अच्छी एडवाइस मिलेगी डायबिटीज से रिलेटेड, ठीक है। तो एडीए, इसको शॉर्ट फॉर्म में एडीए बोला जाता है, तो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। तो एडीए के अकॉर्डिंग डायबिटीज के सिम्टम्स क्या हैं। देखो मोस्टली जो डायबिटीज के सिम्टम्स हैं, चाहे वो टाइप 1 हो, चाहे वो टाइप 2 हो, चाहे जेस्टेशनल हो, चाहे वो अदर कॉजेज से हो, मोस्टली, ठीक है, तो मोस्टली आपको सिमिलर मिलेंगे, ठीक है। तो डायबिटीज के सिम्टम्स सेम होते हैं, बट टाइप 1 और टाइप 2 में जो मेन डिफरेंस है वो है कॉज का, और ट्रीटमेंट का भी डिफरेंस होता है, ठीक है। कॉज और ट्रीटमेंट में डिफरेंस होता है, बट सिम्टम्स आपको टाइप 1 टाइप 2 में सेम ही दिखाई देंगे। सिम्टम्स क्या है, यूरिन बहुत आता है, ठीक है, बहुत आदमी को प्यास लगती है, गला काफी बार बार उसका सूखेगा, ठीक है, उसको भूख बहुत तेज लगेगी, बार बार उसको बहुत ज्यादा फीलिंग वेरी हंगर वाली उसकी हंगर पैंग्स होते हैं। थकान बहुत रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली यार जब सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंच पाएगा ठीक से, तो थकान रहेगी, ठीक है। ब्लरी विजन, ठीक से आपको दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। और मोस्टली देखो आप, अगर इसको ठीक से नहीं कंट्रोल किया है डायबिटीज को, तो आगे जाके आंखें बिल्कुल खत्म भी हो जाती है, ठीक है, ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, रेटिनोपैथी, ठीक है। तो
आंखों पे इफेक्ट आता है डायबिटीज का, और आपकी बॉडी में जो कभी कहीं कट लग गया, कुछ चीज हो गया, तो आपका जो वूंड है, जो चोट है, आपकी जो घाव है, वो ठीक से हील नहीं होता, बहुत धीरे धीरे करके ठीक होता है। ठीक है। फिर वेट लॉस होता है। वेट लॉस, इसमें अनइंटेंशनल वेट लॉस है, आप खाना वाना खा रहे हो, ठीक से खा रहे हो, लेकिन फिर भी वेट लॉस हुआ जा रहा है। ठीक है। फिर ये काफी एक सिम्टम है इसमें कॉमन है कि आपको हाथ पैर में थोड़ा सा ना, एक्सट्रीमिटीज में ज्यादातर, जैसे हाथों में पैरों में झंझनाहट रहेगी, ठीक है, सुन्नपन रहेगा, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे डायबिटीज के सिम्टम्स देखे गए हैं। ठीक है। अब एक चीज और है, जैसे कई लास्ट टाइम में से एक शख्स ने सवाल किया था कि जब डायबिटीज में जो सेल के अंदर है, ये ऐसे सेल है, जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो यहाँ ग्लूकोज तो कहते हैं पहुंच नहीं रहा, तो फिर सेल काम कैसे कर रहा है, उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? देखो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है ग्लूकोज, ठीक है, थोड़ा बहुत ग्लूकोज उसमें रहता है, क्योंकि इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाता जाएगा। जैसे उसको लग रहा है कि रेजिस्टेंस हो रहा है, यहाँ पे जब रेजिस्टेंस हो रहा है तो पेनिक्रियाज धीमे धीमे इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाता जाएगा। तो ऐसा नहीं कि नहीं जा रहा है, इसके अंदर ग्लूकोज जा रहा है, पर उतना इफेक्टिवली नहीं जा रहा जितना नॉर्मल हेल्दी पर्सन में जाएगा, पहली चीज। सेकेंड चीज, धीमे धीमे इसमें जब क्योंकि ग्लूकोज इफेक्टिवली नहीं पहुंच पा रहा, तो बॉडी ना प्रोटीन को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जो अमीनो एसिड्स हैं उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देती है, मसल्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और फैटी एसिड्स हैं उसका यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर देती है। तो जनरली आप देखोगे जब लोगों को डायबिटीज होती है, तो जब उनका वेट लॉस होता है, तो वेट लॉस भी उनका पता है, मसल लॉस काफी होता है। देखो, ये जैसे आप समझ लो, ये एक बंदा नॉर्मल था, अब ये मान लो उसको डायबिटीज हो गई, तो ये आफ्टर डायबिटीज समझ लो आप कुछ इस टाइप की बॉडी हो जाएगी उसकी, अगर कंट्रोल नहीं करी ना उसने, तो इस टाइप की बॉडी होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, यहाँ क्या हो रहा है, इस बंदे का मसल लॉस हो रहा है और इसके टमी पे फैट आना स्टार्ट हो गया, तो बॉडी में टमी पे काफी फैट आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो टमी पे फैट आ जाएगा, हाथ पैर एकदम पतले होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्पेशली पैरों से काफी मसल लॉस होता है। ठीक है, तो ओवरऑल बॉडी का वेट तो गिर रहा है, फैट भी गिरता है, लेकिन आप देखेंगे जो मसल्स होती हैं हाथ पैर काफी पतले हो जाएंगे, मसल एट्रोफी हो जाती है। ठीक है, और टमी पे फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ना ये चीज देखी गई है, क्योंकि मैंने बोला ना बॉडी, क्योंकि वेट लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो प्रोटीन है वो बॉडी काफी यूटिलाइज कर रही है। ठीक है, प्रोटीन यूटिलाइज करती है, फैट भी, फैटी एसिड्स भी यूटिलाइज करती है, लेकिन ये चीज आपको काफी प्रोमिनेंटली दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस पे मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि इससे ये जो बॉडी टाइप आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, एक तरीके से स्किनी फैटी बॉडी टाइप है। और यहाँ पे एक चीज आएगी जब मैं आगे बात करूंगा आपसे कि जो इंडियंस है वो क्यों प्रोन है डायबिटीज को लेके, क्योंकि हमारे इंडिया में स्किनी बॉडी फैट की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई होती है। तो इस पे मैं बात करूंगा जब मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि इंडियंस क्यों रिस्क पे हैं डायबिटीज को लेके। अच्छा, अब थोड़ा बता दूं डायबिटीज को लेके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, थोड़ा आपको पता होना जरूरी है ताकि आपको सीरियसनेस समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैं देखता हूँ अपने आसपास लोग इसको ना बहुत लाइटली लेके चलते हैं, तो इतनी वो लाइट प्रॉब्लम है नहीं, काफी सीरियस प्रॉब्लम है डायबिटीज, इसको हम बहुत नॉर्मल लेके चलते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, तो थोड़ा सा मैं आपको अवेयर करा देता हूँ। पहली चीज तो यार देखो, आंखों की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आंखों की प्रॉब्लम अगर ठीक से कंट्रोल ना किया जाए, डायबिटीज को लॉन्ग टर्म में जाके ये ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकती है। ठीक है, किडनी फेलियर में काफी स्ट्रॉन्ग रोल है इसका डायबिटीज का। डायबिटिक फुट होता है कि जैसे कि जो आपका पैर है, ठीक है, इसमें अगर घाव हो जाए तो घाव की हीलिंग नहीं होती, और अगर ठीक से ध्यान ना रखा जाए, ठीक है, इसमें इस केसेस में डायबिटीज की, इसमें अगर पैरों का ठीक से ध्यान ना रखा जाए, उसको चेक ना किया जाए, क्लीन ना किया जाए उसको, तो आगे जाके कुछ केसेस में पैरों को काटना ही पड़ जाता है। ठीक है, गैंग्रीन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गैंग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है डायबिटीज में। ठीक है, फिर ब्रेन में स्ट्रोक, फिर हार्ट की प्रॉब्लम अलग है, फिर आपकी ये जो नर्व्स हैं, नर्व्स को काफी डैमेज करता है। ठीक है, नर्व्स को काफी डैमेज करता है, जिसकी वजह से इसमें न्यूरोपैथी होती है। ठीक है, जो नर्व्स हैं आपकी, वो आपकी डैमेज हो जाती है। और आर्थरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या है कि जो, जैसे कि आपका जो हार्ट अटैक, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, तो जो ब्लॉकेजेस होती हैं, तो ब्लॉकेजेस बनने में भी डायबिटीज का काफी बड़ा यहाँ पे रोल है। ठीक है, तो उसका मतलब समझ लो आप सिंपल टर्म से, ब्लॉकेजेस, तो ब्लॉकेजेस पैदा करने की जो टेंडेंसी है, ये आपका ये बढ़ा देता है डायबिटीज। ठीक है, और अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस कितनी सीरियस है, एक बता देता हूँ, मेन के परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। ठीक है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होती है, यहाँ पे इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, मतलब जो पेनिस है वो प्रॉपर इरेक्ट नहीं हो पा रहा, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग
भी ये देखा गया अगर आपको डायबिटीज है तो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होने का जो रिस्क है वो 3 टाइम्स ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, 3-fold increased risk of erectile dysfunction was documented in diabetic man। तो ये चीज बार बार देखी गई क्योंकि erectile dysfunction में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉज है डायबिटीज। ठीक है, अब कौन लोग हैं जो रिस्क पे ज्यादा है टाइप 2 पे? पहला तो मैंने आपको बोला था वो एक तो जीन्स तो है ही, तो जीन्स तो ऑब्वियसली आपके फादर मदर या किसी जेनेटिक इनहेरिटेड है किसी को, तो वो तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। बट अपार्ट फ्रॉम जीन्स जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स है इनके बारे में थोड़ा सा बात कर ली जाए, क्योंकि जो टाइप 2 है उसको मोस्टली एक लाइफस्टाइल से भी इसको काफी ज्यादा जोड़ा जाता है टाइप 2 को। ठीक है, तो पहला तो ये है रिस्क पे कौन है, एक तो जो बंदा जिसको प्री डायबिटीज है। प्री डायबिटीज का मतलब जो नॉर्मल नहीं है लेकिन और डायबिटिक भी नहीं है, जो बीच में खड़ा हुआ है। ठीक है, नॉर्मल और डायबिटिक के जो बीच में है। ठीक है, एक तरह से समझ लो बॉर्डर लाइन पे, बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। तो अगर आपको प्री डायबिटीज है तो आपको चांसेस ज्यादा है कि आपको डायबिटीज होगी। ठीक है, अगर आपका वेट ज्यादा है, ठीक है, वेट की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली अगर आपका फैट परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है, इस पे मैं अलग से बात करूंगा जब मैं बॉडी कॉम्पोजिशन की बात करूंगा। तो अगर आपका वेट ज्यादा है, फैट बॉडी में ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। ठीक है, फिर ऑब्वियसली 45 ईयर से आप ओल्ड हो, क्योंकि जैसे जैसे एजिंग होगी तो वहाँ पे एक जनरल जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक नेचुरल भी बॉडी में कॉज होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जैसे जैसा एजिंग हो रही है तो चांसेस ज्यादा हाई होते हैं कई लोगों के डायबिटीज होने के। ठीक है, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं कि 45 से ऊपर, आज की डेट में तो बहुत यंग यंग लोगों को 20-20 25-25 साल के लोगों को भी डायबिटीज हो रही है। ठीक है, फिर मैंने बोला जेनेटिक्स है, अगर आपका पेरेंट ब्रदर सिस्टर किसी को डायबिटीज है तो आपके चांसेस हाई हो जाते हैं डायबिटीज होने के। फिर अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपके चांसेस हाई हो रहे हैं। फिर अच्छा, अगर आप फीमेल हो और अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपको डायबिटीज हुई थी, ठीक है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, या अगर आपकी मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज थी तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चा होता है उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं आगे जाके डायबिटीज होने के। ठीक है, फिर देखो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, मतलब जो अगर आपका फैटी लिवर है, ठीक है, जो अल्कोहल से नहीं है, ठीक है, इसमें एक एल्कोहलिक फैटी लिवर भी होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको NAFLD बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, नॉन एल्कोहलिक की बात हो रही है, जो अल्कोहल नहीं पीते लेकिन उनका भी फैटी लिवर अगर है, तो यहाँ पे देखा गया है कि ऐसे लोगों को डायबिटीज होने का रिस्क हाई होता है। अब आगे आते हैं, ट्रीटमेंट क्या है इसका? या ट्रीटमेंट तो सिंपल है, जो सबसे शुरू से बोला आता जा रहा है कि डाइट अपनी ठीक रखो। ठीक है, डाइट पे मैं प्रॉपर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये मेरा स्पेशलाइजेशन है, वो मेरा एरिया है। ठीक है, तो डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज आप करो, वेट अपना ठीक रखो, बॉडी कॉम्पोजिशन ठीक रखो। ठीक है, फिर दवाइयाँ अगर इनिशियली आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है शुगर, तो ऑब्वियसली फिर आपको दवाई लेनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत जो स्टार्टिंग में दवाई दी जाती है वो मेटफॉर्मिन है। ठीक है, ये आप डॉक्टर से ज्यादा बात कर सकते हो, बताएंगे आपको। तो मेटफॉर्मिन और बहुत सारी दो दवाइयाँ क्या करती हैं, दवाइयाँ तो कई तरीके से काम करती हैं। जैसे एक तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाती है। ठीक है, पहला तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाएंगी। कुछ दवाइयाँ इंसुलिन को प्रोड्यूस भी करवाती हैं। ठीक है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो लिवर का जो प्रोडक्शन है ग्लूकोज का, ठीक है, उसको रोकती हैं। तो अलग अलग टाइप की दवाइयाँ हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या कंडीशन है। यहाँ डॉक्टर आपको ढंग से गाइड कर पाएंगे, दैट दिस इज नॉट माई एरिया। ठीक है, फिर लाइफस्टाइल को आपको ठीक रखना है, स्लीप स्ट्रेस इन सबका यहाँ पे रोल है। ठीक है, तो ये है आपका टाइप 2 डायबिटीज। अब बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 10% लोगों में होता है। ठीक है, 5 to 10% लोगों में टाइप 1 होता है। 5 to 10% लोगों में टाइप 1 होता है, ज्यादातर में टाइप 2 ही होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 में क्या? टाइप 1 में आपका पेनक्रियाज इंसुलिन ही नहीं बना रहा। टाइप 1 में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, टाइप 1 में इंसुलिन बन ही नहीं रहा। समझ रहे हो? देखो, ये एक नॉर्मल जैसे एक बंदा है, ठीक है, ये इसका पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज ने इंसुलिन बनाया, इंसुलिन अटैच हो गया, यहाँ पे ग्लूकोज अंदर चला गया सेल के। टाइप 2 में क्या था? इंसुलिन बना लेकिन यहाँ पे अटैच ही नहीं हो पा रहा ठीक से। ठीक है, यही प्रॉब्लम आ गई, रिसेप्टर और इंसुलिन ढंग से अटैच नहीं कर पा रहे, तो ग्लूकोज अंदर नहीं आ पा रहा। लेकिन टाइप 2 में इंसुलिन बन रहा था। टाइप 1 में क्या है कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा, यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, लेकिन इंसुलिन बन नहीं रहा है, इंसुलिन बन ही नहीं रहा, पेनक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं पा रहे, तो इसको हम बोलते हैं टाइप 1। अब इसमें होता क्या, ऐसा हो गया कि पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रहे? देखो, पेनक्रियाज में इंसुलिन बनाता कौन है? बीटा सेल। ठीक है, ये बीटा सेल है, ये इंसुलिन बनाते हैं। टाइप 1 में क्या होता है, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या काम करता है? हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी का डिफेंस सिस्टम है।
ठीक है, डिफेंस सिस्टम है। लेकिन ये बना है बाहर की चीजों से लड़ने के लिए, जो बाहर के पैथोजेंस है, जो बाहर के बैक्टीरिया वायरस है, उनसे लड़ने के लिए बना है। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी पे अटैक कर दे, खुद पे अटैक कर दे, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोला जाता है, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम अगर आपकी बॉडी पे अटैक कर दे तो यहाँ पे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। तो ये इसमें क्या है, जो टाइप 1 डायबिटीज है एक तरीके का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। आपका इम्यून सिस्टम इसमें क्या करता है, आपके जो बीटा सेल्स हैं इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है भाई, इसको क्या एकदम से दौरे पड़े इम्यून सिस्टम को कि हमारा बीटा सेल्स अपने पे अटैक क्यों कर रहा है, क्या हो गया एकदम से इसके अंदर, ठीक है। देखो पहला तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉज है जेनेटिक, जेनेटिक एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉज है। अब जब बात जेनेटिक्स की आती है तो एक तो जेनेटिक हो गया। सेकेंड चीज है कि इसमें बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जिसके बारे में अभी साइंटिस्टों को पता ही नहीं है। साइंटिस्टों को भी नहीं पता कि ऐसा क्या हो रहा है कि इम्यून सिस्टम हम पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो एक तो हम बहुत अच्छे से भी समझते नहीं है क्यों अटैक कर रहा है। दूसरा रीजन जेनेटिक है। फिर तीसरा है एनवायरमेंटल ट्रिगर, की एनवायरमेंट से कुछ ट्रिगर मिला हो, एनवायरमेंट में कुछ कुछ ऐसा ट्रिगर प्रेजेंस था, ठीक है। जैसे मैं एक एनवायरमेंटल ट्रिगर की बात करता हूँ, वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है आपके बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा ये भी देखा गया है, मैं बता दूं आपको, कोविड के केसेस में भी ऐसा देखा गया है कि कुछ कोविड के केसेस के बाद लोगों को, जो बिल्कुल ठीक लोग थे, उनको डायबिटीज हो गई। ये कोविड क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो कभी कभी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। फिर किसी पैनक्रियाज में अगर आपकी कोई ट्रॉमा हो जाए, इंजरी हो जाए, उसकी वजह से भी टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज ना काफी, अभी तक मैं बोलूंगा एक हद तक एक मिस्ट्री है, क्योंकि इसमें अभी एग्जैक्टली अभी साइंटिस्ट जानते नहीं कि ऐसा क्या होता है कि बॉडी अपने आप पे अटैक कर रही है, ठीक है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर सारे ही ऐसे हैं, ल्यूपस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, तो जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ना, उसमें अभी जो पीछे रीजनिंग है वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। बहुत कुछ हम समझ चुके हैं लेकिन हम पूरी तरह नहीं समझे हैं उसको। डायबिटीज के भी सिम्टम देखोगे टाइप 1 के सेम ही है, ठीक है। जो टाइप 2 के हैं वही सिम्टम्स हैं, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। जनरली टाइप 1 में थोड़ा वेट लॉस के परस्पेक्टिव से टाइप 1 को ज्यादा, अगर मैं वेट लॉस की बात करूँ तो टाइप 1 में ज्यादा वेट लॉस देखा जाता है, ठीक है। वेट लॉस, वही यूरिनेशन ज्यादा है, बंदा इरिटेटेड रहता है, ठीक है, विजन गरी है, और आपके जो मुंह से फ्रूटी ब्रेथ आती है। अच्छा ये चीज बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। एक चीज होती है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लो आपको पता नहीं है, एक टाइम पे क्या होता था कि टाइप 1 को जुवेनाइल डायबिटीज बोला जाता था, कि बच्चों को होता था और टीनेजर्स में होती थी टाइप 1। ये चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लो। टाइप 1 डायबिटीज एक टाइम में बच्चों में और टीनेजर्स में होती थी, ठीक है, तो उसको जुवेनाइल डायबिटीज बोला जाता था। तो यूएस में मोस्टली 14 साल की एज के बच्चों को होती थी। लेकिन अब देखा जा रहा है विद टाइम कि ये एडल्ट्स को भी हो रही है। अब एडल्ट्स को पता नहीं चलता, क्योंकि नॉर्मली आपका मान लो ठीक चल रहा है, एकदम से हमारी बॉडी ठीक है, इंसुलिन सेंसिटिविटी भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुगर ठीक चल रही है। अब एकदम से मान लो मुझे कोई वायरस इन्फेक्शन हुआ, या एकदम से मुझे टाइप 1 डायबिटीज हो गई, मेरा जो इम्यून सिस्टम है उसने मेरे पैनक्रियास को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब तो लोगों को क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो उनकी शुगर बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, ये सिम्टम्स आते हैं, लेकिन लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लोगों को लगता है वैसे ही हो रहा है कि खाना वाना नहीं खा रहा, यार पानी ज्यादा पी रहा हूँ तो इसलिए यूरिन ज्यादा आ रहा है, तो लोग इतना ध्यान देते नहीं है। उन्हें मालूम पता है कब पड़ता है, जब उनकी शुगर काफी हाई हो जाती है। अब जब शुगर बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो क्या होता है, आपका ब्लड एसिडिक होना स्टार्ट हो जाता है। जब शुगर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी तो ब्लड एसिडिक हो जाएगा। ब्लड एसिडिक क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके जैसे मान लो टाइप 1 डायबिटीज अब आपको हो गई, आपकी बॉडी में इंसुलिन तो बन नहीं रही। जब इंसुलिन बन नहीं रही है तो ये सेल जो है इसके अंदर ग्लूकोज तो पहुंचेगा नहीं, सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचेगा नहीं, क्योंकि इंसुलिन ही नहीं है आपकी बॉडी में, ठीक है। इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है ना टाइप 1 में, इंसुलिन एब्सेंट है, तो सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा। तो जब सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा तो सेल जिंदा रहने के लिए फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं। जब फैटी एसिड्स बॉडी में ब्रेक डाउन होते हैं ना, तो एक तरीके का बाय प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं कीटोन, ठीक है, कीटोन। तो बहुत ज्यादा कीटोन्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो मतलब क्या हो रहा है, ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई है, ठीक है, वेरी हाई ब्लड शुगर। जब बहुत वेरी हाई ब्लड शुगर है, इंसुलिन एब्सेंट है या बहुत लो है, एब्सेंट है या बहुत ज्यादा लो है। तो जब इंसुलिन है नहीं
या एब्सेंट है तो क्या होगा, ब्लड शुगर बहुत हाई हो जाएगी। जब ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हाई हो गई है, सेल तक ग्लूकोज पहुंच नहीं रहा, तो सेल क्या करेगा, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी ढूंढता है। वो कहाँ से ढूंढता है, कीटोन्स के फॉर्म में। जब कीटोन्स ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कीटोन्स जब ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उस केस में जो ब्लड एसिडिक हो जाता है, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाता है। ये अपने आप में मेडिकल इमरजेंसी है, तो इस केस में फटाफट इंसुलिन का शॉट दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत लोगों को जब ये होता था ना, तब मालूम पड़ता था, अरे यार मुझे तो टाइप 1 डायबिटीज है। वो चेक करवाने जाते तो मालूम पड़ता था उनके बीटा सेल पेनक्रियास के डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, अब वो टाइप 1 डायबिटिक है, अब लाइफ में उनको इंसुलिन पे रहना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो जो मैंने आपको बताया था ना कि कोविड की वजह से भी लोगों को डायबिटीज हुई है। ठीक है, कोविड की वजह से भी लोगों को टाइप 1 डायबिटीज हुई है। अब बात करते हैं, अच्छा इसका ट्रीटमेंट क्या है टाइप 1 डायबिटीज का। टाइप 2 का तो जैसे लाइफस्टाइल आप मैनेज कर सकते हो स्टार्टिंग के स्टेजेस में। टाइप 2 में स्टार्टिंग में आप एक्सरसाइज करके, वॉक करके, खाने पे कंट्रोल करके स्टार्टिंग में टाइप 2 को आप कंट्रोल कर सकते हो। और उसमें टाइप 2 में स्टार्टिंग में ओरल मेडिकेशंस भी दी जाती हैं। अगर आप डाइट से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एक्सरसाइज करके टाइप 2 कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वहाँ मेडिसिन की हेल्प ली जाती है। लेकिन टाइप 1 में, अब बात कर रहा हूं मैं टाइप 1 की, टाइप 1 में बिना इंसुलिन के नहीं चल सकते आप। टाइप 1 में इंसुलिन देनी ही देनी है। ठीक है, टाइप 1 बिना इंसुलिन के कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो टाइप 1 में इंसुलिन देनी ही देनी है। ठीक है, टाइप 1 का कॉज अलग है, क्योंकि इसमें इंसुलिन नहीं बन रही, तो इसलिए यहाँ पे इंसुलिन देनी पड़ेगी। टाइप 2 अलग चीज थी। टाइप 2 बहुत तक लाइफस्टाइल से लिंक्ड है, तो अगर आदमी एक्सरसाइज करे, अपना वेट कम करे और डाइट ठीक रखे, तो बहुत हद तक टाइप 2 को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, लेकिन टाइप 1 में इंसुलिन देनी पड़ेगी, इसका कोई हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। अब बात करते हैं चेक कैसे होती है। एक तो सिम्टम है, बट सिम्टम्स कभी कभी क्या होता है, बहुत अलग अलग बीमारियों में भी सिम्टम्स हो जाते हैं सिमिलर टाइप के। ठीक है, तो उस पर नहीं चला जाता, हमें ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। तो ब्लड टेस्ट में 3 जैसे ब्लड टेस्ट ज्यादा कॉमन है, इन तीनों के बारे में बात कर लेता हूँ। एक तो आपकी फास्टिंग शुगर चेक करी जाएगी, 10 से 12 घंटे की आप फास्टिंग करोगे, उसके बाद आपकी शुगर चेक करी जाएगी। तो नॉर्मल केस में फास्टिंग शुगर होती है 100 के अंदर, प्री डायबिटीज में होती है 100 से लेकर 125 के अंदर, डायबिटीज में होती है 125 से ऊपर, 126 से ऊपर। अगर आपकी फास्टिंग 126 से ऊपर है तो दैट मीन्स आपको डायबिटीज है। 100 से 125 है तो प्री डायबिटीज है, आप बीच में हो, ना नॉर्मल हो ना डायबिटिक हो। 100 से अंदर है तो आप नॉर्मल हो। ठीक है, फिर ये होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, आप 75 ग्राम के आसपास, 75 ग्राम के आसपास आप ग्लूकोज पी लोगे, पानी में ग्लूकोज सा मिला देते हैं, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन होता है ग्लूकोज का, 75 ग्राम पानी में ग्लूकोज मिला के आप पी लोगे। फिर 2 घंटे बाद आपकी शुगर चेक करेंगे। कितने घंटे बाद चेक करेंगे, 2 घंटे बाद। ठीक है, 2 घंटे बाद आपकी शुगर चेक करी जाएगी। 2 घंटे बाद जब शुगर चेक करेंगे, फिर देखेंगे कितनी शुगर आ रही है। ठीक है, 140 से कम है तो नॉर्मल है, 140 और 200 के बीच में है तो प्री डायबिटिक है, 200 से ऊपर है तो डायबिटिक है। ठीक है, तो ये 2 टेस्ट हो गए। तीसरा टेस्ट जो कंपैरेटिवली इन दोनों के नया के इन दोनों के कंपैरिजन में, फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में नया टेस्ट है, वो है A1C। एक्चुअली इसको HbA1c बोला जाता है। ठीक है, इस केस में ये क्या करता है, ये 3 महीने की एवरेज शुगर बता रहा है कि आपकी जो 3 महीने की जो एवरेज है, पिछले 3 महीने की, पास्ट 3 मंथ्स में आपकी एवरेज ब्लड ग्लूकोज कितनी रही। ठीक है, क्योंकि हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पे वो अटैच हो जाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो उससे काइंड ऑफ ये कैलकुलेट करते हैं इनडायरेक्टली। तो अब क्या हो रहा है, नॉर्मल होता है इसमें 5.7 के अंदर अगर आपका ये आ रहा है रिपोर्ट, तो आप नॉर्मल हो। 5.7 से 6.4 है तो आप प्री डायबिटिक हो। 6.5 से अगर आपका ऊपर है HbA1c तो आप डायबिटिक हो। तो ये जो मैंने डेटा लिया है, ये पूरा ADA की वेबसाइट से लिया है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, तो उसकी वेबसाइट से मैंने डेटा लिया है। ठीक है, अब एक चीज और भी आती है बहुत बार कि अब कैसे मालूम पड़े बंदे को कि वो टाइप 1 है कि टाइप 2 है, कैसे डायग्नोज करोगे, क्योंकि ये दोनों रीडिंग्स टाइप 1 टाइप 2 दोनों में आ जाती हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर। ठीक है, तो टाइप 1 को टाइप 2 से डिस्टिंग्विश करने का जनरली एक तरीका होता है, वो होता है एंटीबॉडीज का चेक करना। ठीक है, एंटीबॉडीज हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। तो मैंने बोला था ना, टाइप 1 में आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपके ही पैनक्रियास को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो टाइप 1 के केस में एंटीबॉडीज ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, वो वाली। ठीक है, तो जनरली इसका जो टेस्ट होता है वो गैट टेस्ट होता है, या कुछ इस तरह की और टेस्ट होते हैं जहाँ पे एंटीबॉडीज चेक करी जाती है कि कौन सी वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स पर अटैक करती हैं। तो अगर टाइप 1 होगा तो एंटीबॉडीज होंगी वो वाली प्रेजेंट, अगर टाइप 2 होगा तो वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगी। ठीक है, तो टाइप 1 टाइप 2 को डिस्टिंग्विश करने के लिए एंटीबॉडी का टेस्ट होता है। बाकी आपको अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो इस बारे में आप डॉक्टर से डिस्कस करें, मैंने सिर्फ ये अवेयरनेस पर्पज के लिए आपको बताया है। ठीक है, फिर आ रहा है अब इस पर मैं
बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ हल्का सा एक ओवरव्यू दूंगा, बाकी कभी इसके ऊपर डेडिकेट वीडियो बना दूंगा। गेस्टेशनल डायबिटीज क्या होती है? ये होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हुआ, मोस्टली 24 वीक के हफ्ते के बाद फीमेल का ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसका इंसुलिन लेवल्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत बार यहाँ पे इंसुलिन भी देनी पड़ती है, ठीक है, अलग से इंसुलिन देनी पड़ती है मदर को। तो अभी क्या होगा, इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चा होता है ना, तो बच्चा को एक्स्ट्रा ग्लूकोज मिलती रहती है, तो बच्चा मोटा पैदा होता है, हैवी पैदा होगा, ठीक है। तो जनरली 9 पाउंड से ऊपर का बच्चा पैदा होता है, ग्रेटर देन 9 पाउंड होगा, ओवरवेट होगा बच्चा। और ये देखा गया है, जिन फीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम पे गेस्टेशनल डायबिटीज रही है 50% ऐसी फीमेल्स को आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज होने का चांसेस काफी हाई हो जाता है, ठीक है। और जो बच्चा होता है उसको भी आगे जाके डायबिटीज होने का रिस्क काफी हाई रहता है, ठीक है। तो मतलब आप समझ लो ये जो चीज है यहाँ तक इम्पैक्ट कर रही है डायबिटीज। रिस्क फैक्टर क्या है ये, ठीक है, एज पर सीडीसी, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो आपका मतलब यूएस में अभी भी देखोगे, इसका फुल फॉर्म एक सेकंड में यहाँ से देख लेता हूँ, भूल गया फुल फॉर्म क्या था इसका, ये रहा, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक बोला मैंने। तो ये यूएस की काफी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पब्लिश करती है, बहुत ही क्रेडिबल है, ठीक है, रिलायबल है। तो ये सीडीसी से मैंने उसकी वेबसाइट से डेटा निकाला है कि गेस्टेशनल डायबिटीज होने का रिस्क किसको है, ठीक है। तो एक तो पहला, अगर आपको पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अगर आपको डायबिटीज रही है, शुगर लेवल्स आपके हाई थे, तो आपको चांसेस हाई है, ठीक है। फिर मैंने बोला बच्चा का, अगर आपका वेट मोर देन 9 पाउंड है, ठीक है, आप खुद भी अगर ओवरवेट हो, एज आपकी 25 से ज्यादा है, फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है, टाइप 2 डायबिटीज की है, ठीक है, और अगर आपको ये हार्मोनल डिसऑर्डर है, पीसीओएस, ठीक है, तो ये काफी आजकल तो काफी कॉमन हो गया है फीमेल में, ठीक है, पीसीओएस। तो अगर आपको पीसीओएस है तो आपका गेस्टेशनल डायबिटीज होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे भी देखा जाता है जो पीसीओएस जिन फीमेल को होता है उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया गया है, इसलिए पीसीओएस के केस में दवाई चलाई जाती है ना, मेटफॉर्मिन, वही टाइप 2 डायबिटीज में भी चलाई जाती है, ठीक है। तो अगर ये सब है फैक्टर्स तो आपको चांसेस है कि आपको गेस्टेशनल डायबिटीज है, होने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा, फिर फाइनली एक और तरीके की डायबिटीज होती है, मतलब जैसे कि जो मेडिसिन के थ्रू होती है, ठीक है। तो मेडिसिन के थ्रू जो डायबिटीज होती है उसमें ये जो मैंने लिया है diabetes.co.uk, ठीक है, तो यूके की काफी बड़ी एक रिलायबल और फेमस वेबसाइट है ये। तो स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज, ठीक है, ये क्या होती है, देखो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है, कॉर्टिको स्टीरॉइड्स, ये स्टीरॉइड्स कब दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत हाई है, ठीक है, या आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है, ठीक है। तो अब जैसे कि कोविड हो रहा है, ठीक है, तो कोविड के टाइम पे क्या होता है, जैसे कोविड है, तो कोविड के टाइम पे जब सीवियर हो जाता है तो वहां पे इन्फ्लेमेशन काफी हाई हो जाती है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इस तरह का साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम को उस टाइम रोकना पड़ता है हमें, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं जब इन्फ्लेमेशन को रोकना है और जब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों में दिए जाते हैं, तो अभी फिलहाल कोविड में दिए जा रहे हैं। तो जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एक साइड इफेक्ट होता है कि ये ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है, ठीक है, काफी कई केसेस में काफी ज्यादा भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस तरह की जो डायबिटीज हो रही है उसको स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज बोला जाता है, ठीक है। अब मेजोरिटी ऑफ केसेस में ये डायबिटीज जब स्टीरॉयड्स का यूज बंद होता है तो ठीक हो जाती है, ठीक है। बाकी इसके बारे में डॉक्टर से बात करिएगा अपने। तो मैंने 4 तरह की डायबिटीज यहाँ कवर की, टाइप 2, टाइप 1, जेस्टेशनल, और ये जो मेडिसिन से जो डायबिटीज होती है, स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज, और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जिनसे डायबिटीज होती है, बट इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से बात करिएगा। यहाँ पे मैं उस चीज पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने सिर्फ हल्का सा आपको टच किया इस टॉपिक को, ठीक है। एक चीज और बता दूं जाने से पहले कि ये वीडियो सिर्फ मैं अवेयरनेस और एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी दवाई ले रहे हैं या कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो ये वीडियो को सुन के आप कोई भी ट्रीटमेंट चालू मत कर दीजिएगा, कोई भी ट्रीटमेंट बंद मत कर दीजिएगा, और कोई भी ट्रीटमेंट को जरा सा भी चेंज मत करिएगा, ठीक है। बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के अगर आप कोई भी अपना ट्रीटमेंट चालू करते हैं, बंद करते हैं, चेंज करते हैं, तो आप खुद जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं। मैंने वीडियो सिर्फ अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए बनाया है, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। तो गाइस ये था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यार प्लीज इसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।